नमस्कार। आज हम भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल बंगाल शैली के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के विकास क्रम को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध की कला दिशा पर दृष्टिपात करें। वस्तुतः यह वह समय था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की छाया मंडरा रही थी। अंग्रेज़ों के पांव इस देश में जड़े जमा चुके थे। शिक्षा, साहित्य, कला तथा सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के तथ्यों एवं घटनाओं को भी तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा था। चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय लघु चित्र परंपरा एवं मुगल शैली को भुलाकर पश्चिम और पूर्व की बेमेल संस्करण से उपजी कंपनी शैली को प्रचारित किया जा रहा था। अंग्रेज धनिकों की विलास भरी दिनचर्या तथा उनके व्यक्ति चित्रों को कला का प्रमुख अंग बनाए जाने की साजिश चल रही थी। कलाकारों को प्रलोभन देकर मजबूर किया जा रहा था कि वे अपने चित्रों में अंग्रेजों के वैभव का चित्रण करें। भारतीय जल रंगों के स्थान पर तेल रंग तथा पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाने लगा था। कला क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं में लंदन की रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट की तर्ज पर कला शिक्षा दी जाने लगी थी। सन 1870 के लगभग भारत में फोटोग्राफी के आगमन से भी भारतीय कला परंपरा को भारी ठेस लगी। अंग्रेज यह चाहते थे कि इस देश में भारतीय कला के नाम से अभिहित की जाने वाली कोई चीज़ शेष नहीं रह जाए। ऐसी स्थिति में भारतीय कला के पक्षधरों, शुभ चिंतकों, कलाकारों, विचारकों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः ऐसे लोगों के समुदाय द्वारा यह सोचा गया कि एक ऐसा कला आंदोलन चलाया जाए जिसके माध्यम से कला शिल्प में लोप हो रही भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को बचाया जा सके। उक्त कला आंदोलन ने पुनर्जागरण की कला अथवा पुनरुत्थान की कला शैली के नाम से मूर्त रूप ग्रहण किया। इसका उद्गम स्थल बंगाल था। कला के इतिहास में इसे बंगाल स्कूल की संज्ञा दी गई। उन दिनों बंगाल की राजधानी कलकत्ता औद्योगिक महानगर होने के साथ एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था। साहित्य, संगीत, कला, सिनेमा आदि क्षेत्रों की विविध अखिल भारतीय गतिविधियां वहीं पर होती थी। अपने अभिजात्य के लिए प्रसिद्ध टैगोर परिवार इन गतिविधियों के संरक्षण तथा प्रचार प्रसार में विशेष रुचि लेता था। भारतीय परंपरा, सभ्यता, इतिहास तथा संस्कृति के विनष्ट होने का खतरा मात्र कला के क्षेत्र में ही अनुभव नहीं किया गया, अपितु शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव पर चिंता की गई। सब तरफ से भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रयास किए जाने लगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से व्यक्त भारतीय विचारों की स्थापना की तथा रूढ़िग्रस्त समाज को अंधेरे से प्रकाश में लाने का प्रयास किया। देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन दत्त, केशव चंद्र सेन व बंकिम चटर्जी आदि ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय परंपराओं की पुनः स्थापना का प्रयास किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनके द्वारा राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में नवीन चेतना का संचार किया गया। उक्त संस्थाओं में केवल भारतीय ही नहीं थे, अपितु कुछ उदारवादी अंग्रेज विद्वान भी थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति तथा पुरा संपदा का अध्ययन किया तथा जिनकी रुचि भारत की वास्तविक पहचान में थी। ब्रितानी कलाविद E.B. हैवल ने सन 1864 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल का पदभार संभाला। अपने अध्ययनशील व्यक्तित्व के कारण उन्होंने भारतीय कला परंपरा की श्रेष्ठता को पहचाना और कहा कि ब्रितानी शैली पर दी जा रही कला शिक्षा भारतीयों की वास्तविक सृजन प्रतिभा को कदापि विकसित नहीं कर सकती, अतः इसमें आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। E.B. हैवल पर ब्रितानी हुकूमत में अनेक दोषारोपण
आक्रमण किए और उनके विरुद्ध बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार किया, किंतु हेवल ने अनेकों लेख लिखकर तथा कई भाषण देकर भारतीय पुरा संपदा की प्रतिष्ठा का महत्व जारी रखा। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भी भारतीय कला संपदा को व्याख्यायित कर उसे उजागर करने में भारी योगदान दिया। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, नंदलाल बोस और यामिनी राय जैसे कलाविदों ने भारतीय परंपरा, देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कला का सृजन एवं प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। क्योंकि कलकत्ता इस कला आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, अतः बंगाल ही पुनर्जागरण की कला का उद्गम स्थल कहलाया। पुनरुत्थान एवं पुनः जागरण काल के प्रमुख चित्रकार थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, असीत कुमार हलदार, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, यामिनी राय, अब्दुल रहमान जगताई, ईश्वरी प्रसाद, शैलेंद्रनाथ डे और शारदा उकील आदि। अवनींद्रनाथ ठाकुर इन सबकी प्रेरणा के प्रमुख केंद्र थे। उक्त सभी कलाकारों से पूर्व सक्रिय राजा रवि वर्मा एक ऐसे भारतीय चित्रकार थे जो पाश्चात्य शैली तथा रंगों में चित्र सृजन कर रहे थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर ईवी हेवल के आग्रह पर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में आचार्य बने। फिर वहां के प्रधानाचार्य उन्होंने अपने शिष्यों, चित्रकार साथियों तथा कला क्षेत्र के सभी लोगों से यह आग्रह किया कि वे भारतीय परंपरा का अध्ययन कर उसे आत्मसात करें तथा अपने सृजन में मौलिक भारतीय तत्वों का समावेश करें। अवनी बाबू ने मुगल, यूरोपीय व जापानी शैलियों को मिलाकर नई राष्ट्रीय शैली बनाई। उनकी चित्रकला का यह स्वरूप बंगाल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी इस शैली का अनुकरण उनके शिष्यों व प्रशंसकों द्वारा बंगाल में किया गया तो यह बंगाल स्कूल कहलाया। यही पुनरुत्थान शैली कहलाई, क्योंकि इसी के माध्यम से भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त किया गया। चित्रकार नंदलाल बसु गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे व रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे थे। उनके सृजन में राष्ट्रीयता, देश प्रेम तथा स्वदेशी के लिए संघर्ष की अनूठी प्रतिध्वनि सुनाई दी। उन्होंने भारतीय इतिहास, पुराण आदि पर आधारित स्वयं अनेक चित्र बनाए तथा अन्य लोगों को भी इस हेतु प्रेरित किया। गगनेंद्रनाथ ठाकुर को कला के संस्कार विरासत में मिले। वे चित्रकार तो थे ही, व्यंग चित्रकला में भी उन्होंने रुचि ली। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की कुरीतियों तथा अंग्रेजों की रीति नीति पर अनेक व्यंग चित्र बनाकर करारी चोट की तथा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चित्रकार असीत कुमार हलदार श्रेष्ठ भारतीय वातावरण में संस्कारित हुए थे। उन्होंने देश के ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रसंगों पर अनेक चित्र बनाए, जिनसे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति उनके अनुराग का परिचय मिलता है। उन्होंने भारतीयता के रंग में रंगी व्यापक कला दृष्टि का विस्तार किया। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण चित्रकार थे। उनकी कला में भारतीय धार्मिक तत्व विशेष रूप से मुखर हुए। उन्होंने अपनी कला के द्वारा ही नहीं, धार्मिक प्रवचनों तथा भजन आदि के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। यामिनी राय ने अपनी देशज कला में लोक प्रतीकों को उभारा। भारतीय लोक जीवन के अनेक प्रेरक तत्वों को अपनी कला का विषय बनाकर देश भर में उसे प्रतिष्ठा दिलवाई। उन्होंने पश्चिमी शैली के चित्रांकन को त्याग कर बंगाल की पट चित्रकला को सहज काल्पनिक रूपाकारों से सजाकर उसे लोकप्रिय बनाया। देवी प्रसाद राय चौधरी भी पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक थे। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल बनने के बाद और पहले उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि पर अनेक चित्र एवं मूर्ति शिल्प बनाए। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला की शोध और विकास का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया था।
सन 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कला और स्वदेशी में कला विद्यालयों से संबंध अध्याय में उन्होंने जो कुछ लिखा उसे तत्कालीन कला आंदोलन के घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किया गया। उन्होंने लिखा, भारत में कला विद्यालयों का सच्चा कार्य यूरोपियन तरीके एवं आदर्शों का समावेश और प्रचार करना नहीं है, अपितु भारतीय परंपरा के टूटे हुए संपर्क सूत्रों को बटोरना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाना है। राष्ट्रीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में भारतीय कला के विचार को मूर्त करना है तथा भारतीय शिल्पियों को जनगण के जीवन तथा चिंतन के अनुरूप ढालना है। सन 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। इसमें भी भारतीयता के पक्षधरों ने भारतीय कला परंपरा को पुष्ट करने तथा कला के विकास का बीड़ा उठाया। इसी काल में भारत के अन्य क्षेत्रों में कुछ चित्रकार सक्रिय थे जो भारतीय कला के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे थे। इनमें इंदौर कला महाविद्यालय के दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, पंजाब के S.G. ठाकुर सिंह तथा शोभा सिंह, गुजरात के रविशंकर रावल, उत्तर प्रदेश के जगन्नाथ अहिवासी P.C. गुई, आसाम के भवेश चंद सान्याल, श्रीलंका के जॉर्ज कीट, केरल के KCS पनिक्कर एवं विदेशी चित्रकार A.H. मूलर तथा श्वेतारुलाव रॉरिक आदि के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते हैं। भारतीयता और चित्रकला की पुनः स्थापना में उक्त चित्रकारों का योगदान अविस्मरणीय है। राजस्थान के चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय और गोवर्धन लाल जोशी बाबा ने भी बंगाल शैली में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1905 से 1920 तक बंगाल शैली चरमोत्कर्ष पर रही। प्रचार प्रसार नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में, शितेंद्रनाथ मजूमदार ने इलाहाबाद में, वेंकटप्पा ने मैसूर में, देवी प्रसाद राय चौधरी ने मद्रास में, पुलीन बिहारी दत्त ने मुंबई में, मुकुल डे, मनीषी डे, शारदा उकील ने दिल्ली में, शैलेंद्रनाथ डे ने जयपुर में, समरेंद्रनाथ गुप्त ने लाहौर में, सुधीर खास्तगीर ने लखनऊ में, असीत कुमार हलदार ने लखनऊ में, नागहट्ट ने श्रीलंका में, हकीम मोहम्मद ने मद्रास में कला शिक्षालयों में पहुंचकर भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात कर उसे बल प्रदान किया और बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। साधन तथा प्रेरणा। इस शैली के प्रमुख प्रेरक थे पटना के चित्रकार लाला ईश्वरी प्रसाद, जो कांगड़ा शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। अजंता, बाघ, जयपुर के व्यावसायिक भित्ति चितेरे प्रमुख प्रेरणा के स्रोत रहे। चीनी कला की रेखा, जापान की वॉश तकनीक, जापानी कलाकार योकोहामा, ताइकान व हिशिता भी इस शैली के प्रमुख प्रेरक रहे। बंगाल शैली के रेखांकन में लय व गति की दृष्टि से अजंता के समकक्ष पहुंचने का प्रयत्न है। अजंता से ही सर्वाधिक प्रभाव ग्रहण किया गया है। वॉश तकनीक बंगाल स्कूल की विशेषता है। इसमें ब्रितानी जल रंग तथा ब्रितानी वॉटमैन या श्वेत कार्टिज कागज का प्रयोग किया गया। भारतीय, चीनी, जापानी तथा पाश्चात्य प्रणालियों का अनुसरण किया गया। इसमें सबसे पहले लाल रंग से रेखांकन करके कागज को भिगोया जाता है, फिर रंग लगाया जाता है, फिर भिगोया जाता है। एक या अनेक बार रंगों को चित्र पर पारदर्शी ढंग से बहाया जाता है। आकृति को उभारने के लिए कत्थई या अन्य रंग से रेखांकन किया जाता। कहीं कहीं गहरे रंग या सफ़ेद मिश्रित अपारदर्शी रंग या पारदर्शी रंग के प्रयोग से आवश्यकतानुसार उभार दिया जाता। रंग योजना मंदभूत ही रही। छाया प्रकाश का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया। पौराणिक कथाएं, सामाजिक जनजीवन, प्रेमाख्यान, साहित्य अधिक प्रमुखता से चित्रित हुए। पुनः जागरण की कला एवं बंगाल स्कूल की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने उसे पाश्चात्य शैली से अलग हटकर अपना अस्तित्व बनाने में सहायता की थी। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। यूरोपीय अंधानुकरण का त्याग। कला क्षेत्र में यूरोपीय शैलियों, वादों तथा चित्रांकन की रंग पद्धतियों का भारत में जो अंधानुकरण किया जा रहा था, पुनः जागरण काल की कला में उसका परित्याग किया गया और चित्रकला के क्षेत्र
में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म, इतिहास आदि का प्रवेश हुआ। समन्वित चित्र शैली का विकास। यद्यपि इस काल के कलाकारों ने पाश्चात्य चित्र शैली का अंधानुकरण छोड़ दिया था, तथापि इसके जो उपयोगी तत्व थे उनका समावेश अपनी कला में जारी रखा। रूप विधान, प्राकृतिक सुषमा तथा छाया प्रकाश आदि महत्वपूर्ण तत्वों का इस नई समन्वित कला में प्रयोग चलता रहा। यह सही है कि कला में भारतीय दर्शन, पुराण, इतिहास तथा धर्म में वर्णित आदर्श प्रमुखतः आने लगे थे, तथापि अंकन के यूरोपीय ढंग से प्रभावित समन्वित शैलियाँ ही अधिकतर प्रचलित थी। समन्वय की प्रक्रिया रंगों के प्रयोग में भी अपनाई गई, जिससे यूरोप में निर्मित तेल रंगों, जल रंगों तथा पेस्टल रंगों के प्रयोग में कलाकारों ने खुले दिल से प्रयोग में लिया। भारतीय परंपरा से अनुप्राणित छोटे आकार के चित्र। बंगाल स्कूल की तत्कालीन प्रचलित कला शैली में निर्मित प्रायः सभी चित्रों में यद्यपि भारतीय परंपरा का ध्यान रखा जाता था, तथापि वे आकार में छोटे होते थे। कलाकार विशाल आकार के फलक का प्रयोग नहीं करता था, कागज ही चित्रांकन के लिए उपयुक्त फलक था। मॉडल तथा फोटोग्राफी से दूर कल्पनाजन्य कला। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने मॉडल एवं फोटोग्राफी से सहायता लेने के स्थान पर अपने मानस पटल पर अंकित रूपों का कल्पनाजन्य चित्रण किया और उसे फोटोग्राफी के छाया प्रकाश से बहुत दूर रखा। रंगों की वॉश तथा टेम्परा पद्धति। ब्रिटिश तथा जापानी जल रंग पद्धति के मिश्रण से वॉश पद्धति का विकास किया गया और अधिकांश चित्रकारों ने इसे अपनाया। इसके अंतर्गत कागज में किए गए रेखांकन एवं आकारों को रंग के पानी में डुबोया जाता था, रंगों की तहों को फिक्स किया जाता था। यह प्रक्रिया अनेक बार अपनाकर चित्र को पूर्ण किया जाता था। शारदा चरण उकील, अब्दुल रहमान चगताई आदि के चित्र वाश पद्धति के अनुपम उदाहरण हैं। कुछ चित्रकारों ने रंगों की टेम्परा पद्धति को अपनाया। आचार्य नंदलाल बोस, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार तथा यामिनी राय ने टेम्परा पद्धति में चित्र सृजन किया। इसमें धूसर आभा वाले कम चटकीले सीधे सपाट रंगों के प्रयोग के बाद रेखाओं द्वारा आकृति उभारने की प्रथा थी, जो आज भी प्रचलन में है। स्केचिंग पर जोर। बंगाल स्कूल के कलाकारों की यह मान्यता थी कि चित्राकृतियों में गति पाने की प्रकृति के रूपांकन तथा चित्रों की ऊर्जा और लय के विकास के लिए स्केचिंग की आदत अपनाना आवश्यक है। अतः चित्रकार अपने छात्रों के साथ विद्यालय से बाहर जाकर प्रकृति, पुरुष, जीव जंतु, जलचर, थलचर के गतिमान स्केच किया करते। इससे पूर्व भारत में ऐसी प्रथा नहीं थी। अपनी उक्त प्रमुख विशेषताओं के कारण बंगाल स्कूल के कला आंदोलन ने देशव्यापी ख्याति अर्जित की तथा भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त करने का भागीरथ प्रयास किया। बंगाल स्कूल से निकलकर अनेक चित्रकार भारत भर में स्थापित कला महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर पहुंचे और कला सचेतना का विकास करने लगे। बम्बई और दिल्ली कलात्मक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभरे। बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, दिल्ली में शिल्पी चक्र तथा भारत के सभी प्रदेशों में कला महाविद्यालयों, कला संस्थानों की स्थापना के कारण आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकला के प्रति कलाकारों का आकर्षण बढ़ा और राष्ट्रीय चेतना वाली पुनर्जागरण की कला के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ। बंगाल शैली के प्रति कलाकार और कला प्रेमी दोनों उदासीन हो गए। पुरातन के प्रति आस्था और भविष्य की नवीन उत्कंठा लिए हुए कलाकारों की नई पीढ़ी सक्रिय हुई, जिसने कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया। आलोचना। इस शैली को कई शैलियों का बेमेल जुड़ाव कहा गया। भारतीय कम तथा जापानी अधिक कहा गया। रंगों की सौम्यता में कमी, संयोजन की सीमितता एवं प्रगति के मार्ग में बाधक मानकर कला विरोधी भी करार दिया गया। यह भी कहा गया कि इसमें काल्पनिकता की अधिकता है और अत्यधिक विकृति है।
20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय कलाकार अंतर्राष्ट्रीय कला के प्रभाव के कारण इस बंगाल शैली से विमुख हो गए, किंतु राष्ट्रवादी तथा स्वदेशीपन की ललक के कारण राष्ट्रीय अस्मिता को जीवंत करने के कारण यह शैली आदर योग्य रही है। बंगाल शैली से संबंधित हमारा यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे के लेक्चर्स में हम बंगाल शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।